नमस्कार, मैं आनंद कुमार गुरुकुल आनंद अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अब धीरे धीरे रास्ते पे आ रही होगी। बच्चों, आज हम लोग जो वास्तविक संख्या पढ़ रहे थे, वास्तविक संख्याएँ पढ़ रहे थे, इसका अगला चैप्टर तीसरी क्लास लेके हम उपस्थित हुए हैं। 1.2 का फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट क्वेश्चन आपको हमने करा दिया था। सेकंड क्वेश्चन आपका जो क्या कह रहा है उस पर हम लोग बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल लासा गुणे मासा के बराबर होता है। ठीक, बच्चों जैसे कि पहला प्रश्न है, मैंने लिख लिया 26 और 99, 26 और 91। 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है 26, 91। तो ये संख्या पहली है। मैंने 26 के जब गुणनखंड करूँगा तो ये आ जाएंगे 2, 13। ऐसे ही 91 के जब खंड करूँगा तो ये आ जाएंगे 7, 13। यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग आगे बात करते हैं। अगर हमें मासा निकालना है, जिसको हम एचसीएफ बोलते हैं, तो वो क्या आएगा, ये इसके फैक्टर हो गए। ठीक है, दोनों में जो कॉमन मिल जाए वही मासा होता है। तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे? सीधा सीधा 13 दिख रहा है। तो मासा क्या आ गया? 13 आ गया। बच्चों एक बात और भी है, जिन दो नंबरों में कॉमन होता है, किन्हीं भी दो संख्याओं में जो कॉमन होता है, बड़े से बड़ा कॉमन नंबर, वही हमारा मासा कहलाता है। गुणनखंड के समय जो कॉमन ले लिया, मासा लेने के बाद जो शेष बचा, ये संख्या फर्स्ट थी हमारी, ये सेकंड नंबर था, इनमें जो बचा, अगर ये मासा हमने एचसीएफ एच निकाल लिया, उसके बाद अगर इनके बीच में x, y अगर बचता है, तो ये जो है ये सह अभाज्य संख्याएं होंगी। इनके बीच में इसके अलावा कोई भी नंबर कॉमन नहीं होगा। बात समझ रहे हो? अगर हमें ये एलसीएम निकालना हो यहीं से, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हो आप, मासा जो हमने h माना है यहाँ पे, मासा गुणे x गुणे y, जहाँ x तथा y सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्या हैं। सह अभाज्य संख्या का मतलब ऐसी संख्याएं जिनके बीच केवल एक कॉमन हो, उसके अलावा कोई भी गुणनखंड कॉमन ना हो। ठीक है, तो ये आ गया, ये इसका एचसीएफ आ गया। अब अगर एलसीएम हमें निकालना हो तो एक तो तरीका ये है कि 26 और 91 को आप लिखिए और कर लीजिए, या आप डायरेक्ट निकालना हो तो एलसीएम क्या निकलेगा हमारा? 13 गुणे 2 और गुणे 7। ये करेंगे तो 13 दूनी 26 और 26 सत्ते 42 और 6 दूनी 12 और 4 16, 162। क्या ऐसा बनता है? 7 दूनी 14, 4 18, 182 बनेगा। क्लियर है? एलसीएम 182 आ गया, एचसीएफ 7 आ गया। अब एक सूत्र होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा बचपन से, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। ये एक सूत्र होता है चेक करने का, यानी कि किन्हीं भी जो दो संख्याएं दी गई हैं उनका गुणनफल सदैव लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो अब इसको चेक कर लेते हैं हम लोग। संख्याएं हमारी क्या हैं? संख्याएं हमारी दी गई हैं
26 और 91, और इनका लासा मासा की अगर हम लोग बात करें तो 2 का मासा, यहाँ से लासा कितना दिया गया है, लासा हमारा 182 दिया गया था, और मासा कितना दिया गया है, मासा 13 दिया गया था। हम लोग गुणा अगर करेंगे तो 13 दूनी 26 की 6 हासिल लगी 2, और 13 अट्ठे 4 और 2 106, 106 की 6 हासिल लगी 10, 13 और 10 23। तो बच्चों ये आ गया 2366। इधर गुणा करेंगे 26 सेकंड 26 की 6 और हासिल लगी 2, और 26 नेमा 234, 234 और 2 236। क्या बात सत्य हो गई? बिल्कुल, ये वाली बात प्रूव हो रही है कि मासा गुणे लासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, या पहली संख्या गुणे संख्या और मासा गुणे लासा। तो बच्चों इसका एक सवाल हमने आपका करा दिया है, दूसरा आपको करना है। अब आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 3 पे। जो आपको प्रश्न नहीं आते हैं आप हमसे बात करेंगे, उनको लेके तो हम आपके वो भी करवाएंगे। तीसरा प्रश्न दिया गया है, इसमें आपके जो 2-3 प्रश्न दिए गए हैं, इसमें बोला गया है कि संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि से मासा ज्ञात करना है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मासा और लासा ज्ञात कीजिए। संख्याएं क्या दी गई हैं? 12, 15, 21। पहला क्वेश्चन जो है उसमें 12, 15, 21। सेकेंड क्वेश्चन जो आपका है उसमें दिया गया है 17, 23, 29। 17, 23 और 29। और जो तीसरा क्वेश्चन है इसी में वो है 8, 9 और 25। क्या है? 8, 9 और 25। इन तीनों संख्याओं का मासा और लासा ज्ञात करना है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें, एक नंबर मैं आपको करवा देता हूं, और जो नंबर जो है आप जो बताएंगे वो मैं करवा दूंगा आपका। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए जिसके फैक्टर हो जाए मैं उसी को करवा देता हूँ। ये वाला आप कर लें, मैं करवा देता हूँ, ये वाला आप कर लेना, ये वाला। ठीक है, तो देखिए 12 को अगर मैं लिखूंगा तो 12 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 2 गुणे 2 गुणे 3। 15 के फैक्टर करूंगा तो क्या हो जाएंगे? 3 गुणे 5। 21 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 3 गुणे 7। कॉमन नंबर की अगर बात करेंगे तो क्या आ गया? तो 3 आ गया बच्चा। कितना आ गया? मासा जो हमारा होता है, जो सब में कॉमन पाया जाए वही मासा कहलाता है। तो मासा कितना हो गया? 3। अब बात करें अगर लासा की, तो ये भी गुणनखंड विधि से ही ज्ञात करना है। तो 12, 15 और 21 के आप फैक्टर करेंगे, 2 से काटा 6 बचा, 15 बचा, 21 फिर 2 से काटा 3, 15, 21। अब 3 से काट दिया 1, 5, 7 फिर काटा 5 से 1, 1, 7 फिर काटा 7 से 1, 1, 1। ठीक है, अब अगर हम एचसीएम निकालेंगे इसका तो कितना निकलेगा? 2 दूना 4 तियो 12, 12 पंचे 60, 60 सत्ते 420, 6 सत्ते 42, 420। तो मासा कितना आया बच्चा? मासा आपका 3 आया और लासा 442 आया। जैसे कि अब ये संख्याएं हैं, ये मैंने आपको जो अभाज्य संख्याएं लिखाई थी, सारी अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? 1 से 100 तक 25 होती हैं। तो आपको इनकी शक्ल देख के याद लग रहा होगा कि इस कदर ऐसी शक्ल की है इनकी कि इनको कोई नहीं काटने वाला, कोई इनको भाव नहीं देने वाला, या ये कह सकते हो ये इस कदर हैं किसी की हिम्मत नहीं है जो इनको काट जाए। तो ये क्या है? 17, 23, 29। ये 3 की तीनों कई संख्याएं हैं बच्चा? अभाज्य संख्याएं हैं। और जब अभाज्य संख्याएं हैं तो इनके कोई गुणनखंड नहीं होंगे, और जब गुणनखंड नहीं होंगे तो इनका जो लासा होगा वो इनका गुणनखंड होगा, और मासा होगा वो सह अभाज्य संख्याओं का मासा केवल और केवल 1 होता है। तो बच्चे ये सवाल आपके समाप्त होते हैं, बाकी आप आंसर करेंगे। अगर कुछ समस्या आती है तो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं।
सारी प्रश्नावली आपकी ख़त्म कराऊंगा। एक एक क्वेश्चन, जो प्रश्न आपको कमेंट करना हो आप कमेंट पूछ सकते हैं हमसे, या हमारा जो नंबर मैंने बताया था 9810455761, आप इस पर कमेंट कर सकते हैं। जो भी सवाल हो आप लोग नंबर अपने कमेंट करेंगे, अपना नाम, हाँ नंबर सवाल भेजना है, कैसे भेजना है, पहले अपना हाय अपना नाम लिखना है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं वो लिखना है, उसके बाद आप प्रश्न डालिए, हम आपके प्रश्न का रिप्लाई देंगे। साथ ही मैं एक ग्रुप बनाने वाला हूँ, गर्ल्स का अलग बॉयज़ का अलग, जिसमें आपको ऐड कर दिया जाएगा, और उस ग्रुप में आप जो भी आपके डेली से किताब से जुड़े हुए जो भी प्रश्न आपके होंगे आप फ़ोटो क्लिक करके आप उसमें डाल सकते हैं। हम आपके उन सारे प्रश्नों का, जो मेरी टीम है वो उनका सलूशन देगी, चाहे वो किसी भी विषय का हो, वो गणित का हो, वो साइंस का हो, वो सोशल साइंस हो, जो भी टॉपिक होंगे। कुछ दिन के बाद आपकी लाइव क्लास, डिस्कशन क्लास जो है, प्रॉब्लम क्लास जिसको बोलते हैं, वो आपकी आया करेगी, और हम उसको जो है उस पर वर्क कर रहे हैं बहुत तेज़ी से। तो अगला प्रश्न चौथा आपका देखते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है HCF 306 और इसका दिया गया है, तो LCM ज्ञात करना है। देखो 306 ऐसे दिया गया है, HCF 306 और 657 का HCF इज इक्वल टू 9 दिया गया है, और ऐसे लिखा हुआ है LCM 306 657। तो बच्चे एक बात तो यहाँ से क्लियर हो रही है, और वो बात ये क्लियर हो रही है कि इन दोनों में जो कॉमन गुणनखंड है वो कितना है, वो 9 है। अब आप चाहें तो इसे दो तरीके से निकाल सकते हो इसका LCM। कितने तरीके से? दो तरीके से, या फिर आप इसके फैक्टर भी कर सकते हो। अब 306 को मैंने ऐसे लिखा, 306 और 657, अगर हम इसको फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से कट रही है ये संख्या, तो 15, 3 153 बच गया, इधर 657 बच गया। अब 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 बचे 15 और 3 एकन 3 हो गया। इधर काटेंगे, इधर 3 दूना 6, 657 बोला था मैंने, 53 लिख दिया। 3 दूना 6, 3 एकन 3, 3 नेम 27। फिर 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे तो यहाँ 17 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 3 7 21 और 3 त्रिका 9। क्या अब ये संख्या किसी से कटेगी? 73। आपको पता चल गया होगा कि 73 जो है वो एक अभाज्य संख्या है। 7 से काटेंगे इसको हम, 17 से काटेंगे तो ये एक बार में कट गया, ये 73 आ जाएगा। इसको 73 से ही काटेंगे तो ये आपका कैलकुलेट के आंसर आ जाएगा। यानी कि सीधी सी बात है, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 17 गुणे 73, आप बच्चों उसका गुणा कर लोगे और आंसर आ जाएगा आपका। आपका जो गुणा है वो 11,000, इसका जो गुणा आपका आना है वो 22,338 आएगा। जो कितना आएगा? 22,338 आएगा। 22,338। या आप चाहें तो इसमें वो वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं कि मासा गुणे लासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो लासा हमें याद करना है, तो LCM बराबर क्या हो जाएगा? अगर आप उससे निकालना हो तो LCM बराबर हो जाएगा फर्स्ट नंबर 306 गुणे सेकेंड नंबर 657 और बटे मासा जो 9 है, तो 9 से काट देंगे इसको, तो 9 सत्ते 63 और 9 तियाँ 27। तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, इसका गुणा करोगे तो भी आंसर 22,338 आ रहा होगा। चलिए आज के अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। जो 5वां प्रश्न है, कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए
6 की पावर n अंक कभी 0 पर समाप्त हो जाता है जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है। क्या है? n एक प्राकृतिक संख्या है। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 5 है हम लोग उस पर आ गए हैं। इसका आंसर आप लोग कर लेना। और बच्चों क्या मैंने आपको 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं लिखाई हैं? शायद मैंने फर्स्ट वीडियो में लिखाई थी। अगर आपको ना लिखाई हो तो मैं इसमें फिर से आपको बताए दे रहा हूँ वो कौन सी होती हैं। वो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73 और उसके बाद आती है 79, 83, 89 और उसके बाद आती है आपकी 97। तो बच्चों ये संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं। क्रम से इनको आप शकल की पहचान लीजिए, इनसे जान पहचान कर लीजिए। आप जो है जैसे ये 2, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 4, 25। 1 से लेकर 100 तक ये 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। को आपने कर लिया। अब प्रश्न जो आपका 5वां है, हो सकता है किसी एग्जाम में कोई दूसरा नंबर हो इसका। वो ये ऐसा बोल रहा है कि जांच कीजिए कि कोई संख्या कोई संख्या का मान प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n का मान क्या कभी 0 हो सकता है, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती हैं। अब बच्चा हम लोग रख के देखते हैं। 6 की पावर 1 करते हैं 1, 6 की पावर 2 करते हैं, 6 की पावर 3 करते हैं और 6 की पावर 4 करते हैं। ठीक है। एक आपको बात बता दूं, वर्ग आपको पढ़ाने पड़ेंगे या मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे दूं। 6 की पावर चाहे कोई भी नंबर हो, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 50 हो, चाहे 100 हो, चाहे 1000 हो, चाहे 10,000 हो, चाहे 1 लाख हो, कोई भी नंबर 6 की पावर है उसका इकाई अंक हमेशा 6 ही होगा। जैसे ये आया 6, यहाँ से आएगा 36, यहाँ से आएगा 216, अब यहाँ से आएगा 6 36, 6 6 और 3 9 और 6 दूनी 12 और 3 15, नहीं 6 दूनी 12, 1296। अगला नंबर अगर 6 की पावर 5 का बात करें तो भी मान क्या होगा? 6 36 की 6, 6 54 और 3 57 और हासिल लगी 5, 6 12, 12 और 5 17, 17 की 7, हासिल लगी 1, 6 6 और 1 7, 776। वाह क्या नंबर आया है। 6 नहीं 6 36, 6 54 की 4, हासिल लगी 6 54 57 की 7, हासिल लगी 5, 6 12, 12 5 17, हासिल लगी 1, 6 6 और 1 7। तो ये कभी भी संभव नहीं है कि 6 की पावर n एक प्राकृतिक संख्या हो और उसका मान कभी 0 पे समाप्त हो। ऐसा तो संभव ही नहीं है। क्लियर है? चलिए हम लोग आज का जो प्रश्न नंबर 7 दिया गया है आपका, कि व्याख्या कीजिए कि एक बहुत बड़ा नंबर दिया गया है और हम लोग उसको कर लेते हैं। कुछ प्रश्न आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ जो मेरे को लग रहे हैं कि इम्पोर्टेंट हैं, उनको मैं आपको करता जाऊंगा। और बाकी जो भी आपको समस्याएं होती हैं, कोई भी समस्या गणित को लेकर अगर है, गणित क्या किसी भी विषय को लेकर, जल्दी ही आपकी साइंस की क्लासेज भी शुरू हो जाएंगी। तो आप हमें जो मैंने नंबर लिखा हुआ है आप उस पर कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। प्रश्न पूछने का तरीका मैंने आपको बताया। पहले नाम लिखना है अपना, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप, उसके बाद अपना प्रश्न डालेंगे। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। मैं अगले प्रश्न की तरफ आता हूं जो प्रश्न नंबर 6 है। एक नंबर दिया गया है 7 × 11 × 13। 7 × 11 × 13 प्लस बोला है 13 और यानी कि फर्स्ट नंबर हो गया। सेकेंड नंबर है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1।
7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। 7 6 5 4 3 2 1 गुणे 5। भाज्य संख्याएं क्यों हैं? भाज्य संख्याएं क्यों हैं? तो बच्चों क्या करना है, इन सब का गुणा करना है। तो पहला नंबर आपका आया, इन सब का आप गुणा करोगे कितना आएगा? अगर मैं गुणा करूँ 13 सत्ते 91 आ गया, और 91 में 7 का गुणा करेंगे, 91 में गुणा करेंगे 11 का, तो 11 एकन 11 की 1 और हासिल लगी 1 और 11 में 99 और 1 100। 1001 और 13 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 1014 हो जाएगा। अब बच्चों 1014 एक ऐसी संख्या इसके आप खंड कर सकते हो, 2 से खंड करेंगे तो ये आएगा 707। कितना आ गया? सही है, 1013 हो गया, 707 आ गया। अब ये किससे कटेगा? देखो 7 से काट दे, 7 से काट दे, 7 एकन 7 0, 7 एकन 7। अब 101 एक अभाज्य संख्या होती है तो इसके गुणनखंड हो गए 2 गुणे 7 गुणे 100। ओहो गलत हो गया, 1014 आ गया, इसके खंड करेंगे 2 से 2 पंचे 10 0 507, ये हो गया। अब ये नंबर किससे कटेगा बच्चा? क्या 5 से कटेगा? नहीं। क्या 3 से कट रहा है? 7 5 12, 3 से कट रहा है, 3 एकन 3, 2 बचा 3 18 और 3 ने 27। ठीक है, अब किससे कटेगा? अब 13 से कटेगा, तो 13 एकन 13 से काटेंगे, 13 एकन 13 और 13 तिया 39, फिर 13 से काटा 1, तो इसके फैक्टर जो आ रहे हैं वो 2 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 13। अभाज्य गुणनखंड की परिभाषा आप लोगों ने क्या पढ़ी थी? मैंने क्या बताया था? एक ऐसी संख्या जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड हों अभाज्य संख्या कहलाती है। क्लियर है? बहुत अच्छे। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। सेकेंड नंबर जो आपको दिया गया है वो क्या दिया गया है? वो दिया गया है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे धन 5। इनका गुणा कर ले तो देखो 2 तिहाई 6 और 6 पंचा 30 और 3 चक्कू 12 और 12 छंगा 72, यानी कि 720 तो यहीं से हो गया। आप 7 से गुणा कर लो और प्लस 5 कर लेना। 7 0 की 0 और 7 दूनी 14 की 4 और हासिल लगी 1, 7 से 49 और 1 50, 50 40 और 5 और जोड़ देंगे तो 50 45 हो जाएगा बच्चा। और खंड करना शुरू करेंगे तो 5 से ही पहले काट लेते हैं, तो 10 और भाग नहीं जा रहा तो भाग खवाई बिंदी 9, 1009 हो गया। अब 1009 किससे कटेगा बच्चा? काट के देखो, अब फटाफट मैसेज करो। 1009 जो है ये एक अभाज्य संख्या है। कैसी है? अभाज्य संख्या है। अब इसको कटने का तरीका मैं आपको बताऊं, अभाज्य संख्या चेक करने का तरीका बताऊं। ठीक है, अभाज्य संख्या कैसे चेक करते हैं मैं आपको वो बताऊं। जैसे ये 1009 है, आपको इसके आसपास का कोई बड़ा वर्ग नंबर याद है क्या? आसपास का कोई बड़ा वर्ग नंबर याद है क्या? इसके आसपास में याद हो कोई भी। 1024 कितने का होता है? 32 का होता है। ठीक है, अब 32 से नीचे की अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? एक तो 31 होती है, एक 29 होती है, और कौन सी होती है? और एक आपकी 23 होती है, और कौन सी होती है? एक आपकी 17 19 होती है, 17 होती है, और कौन सी? उसके बाद में आपकी 13 हो गई और 11 हो गई
और 7 हो गई। 7 से काट के देख लिया, 5, 2, 3 से काटने की ज़रूरत है नहीं, आप पहले ही समझ गए हैं। 5 से तो आप समझ गए, शक्ल नहीं लग रही इसकी। 3 से आप काट के देख लिया, योग नहीं हो रहा। 2 से कटेगी नहीं। तो आपको अब ट्राई करना है इन नंबरों से, और ये इन नंबरों से भी नहीं कटेगी क्योंकि ये एक प्योर अभाज्य संख्या है, तो इसलिए। लेकिन ये 5 इसके 3 गुणनखंड हो गए, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया और एक हो गया, इसलिए ये नंबर भी आपका भाज्य संख्या है। क्लियर। चलिए आज का हम लोग एक और प्रश्न लेते हैं और ये प्रश्नावली आपकी समाप्त हो जाएगी। कह रहा है एक मैदान के चारों ओर, एक खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। प्रश्न नंबर 7 आप देख लेंगे तो मेरे को लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग समझदार हैं इतने, और बुक्स वगैरह आपके पास होंगी। और नहीं अगर ली हैं बुक्स आपने, पुरानी बुक्स बेटा किसी से मांग लीजिएगा, नई बुक्स वगैरह लेने का प्रयास भी ना करें। बुक्स में अपडेशन का काम चल रहा है। यूपी बोर्ड की तरफ से इस बार सिलेबस में आपके कुछ बदलाव किए जाने हैं, वो बदलाव की प्रक्रिया सतत है। जैसे ही बदलाव समाप्त होगा आपके लिए नई किताबें अवेलेबल हो जाएंगी। बहुत सारे दुकानदारों के पास दुकानों पे पुरानी किताबें अवेलेबल हैं, तो कृपया करके उन किताबों को अभी नई किताबें खरीदने का प्रयास ना करें, कम से कम जब तक कोर्स अपडेट नहीं हो जाता है तब तक। जो भी अगली सूचना आएगी अपडेट को लेके मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो कह रहा है कि एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर एक पथ है, इस पथ पे चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट लगते हैं जबकि रवि को 12 मिनट लगते हैं। ये एक वृत्ताकार मैदान है, ठीक, बात समझ में आ रही है। इसमें मान लीजिए एक स्टार्टिंग पॉइंट है, रनिंग पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ से 2 व्यक्ति दौड़ते हैं, एक रवि और एक सोनिया। ये रवि है, ये सोनिया। क्लियर। तो कह रहा है कि सोनिया को चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं। कितने लगते हैं? इसको एक चक्कर 18 मिनट पर चक्कर लगते हैं, पर राउंड। एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं पर राउंड लगाने में। इसको पर राउंड लगाने में 12 मिनट लगते हैं, 12 मिनट पर राउंड लगते हैं। क्लियर है? चक्कर बोलो या राउंड बोलो। अब कह रहा है मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय चलना आरंभ करते हैं, तो पुनः कितने समय बाद एक साथ मिलेंगे? पुनः कितने समय बाद एक साथ मिलेंगे? तो समझो बच्चों, चक्कर लगाना शुरू कर देंगे और कब कितने समय बाद वो पुनः एक साथ मिलेंगे। तो ऐसी कंडीशन में जो कम से कम कितने समय बाद एक साथ मिलेंगे, यही पूछा जाएगा, ठीक है ना। ऐसी कंडीशन में क्या करना है? ऐसी कंडीशन में आपको 12 और 18 का एलसीएम निकाल लेना है। 2 से काटा, इसे 4 आया, 6 आया, इधर 9 आया, फिर 2 से काटा, इधर 3 आया, इधर 9 आया, फिर 3 से काटा, इधर 1 आया, इधर 3 आया, फिर 3 से काटा, इधर 1 आया, इधर 1 आया। अगर हम लोग इसको निकालेंगे तो 2 4 3 12 और 12 3 36। इतने समय के बाद वो पुनः एक जगह पर होंगे, एक स्थान पर होंगे जहाँ से चलना शुरू किया था वहीं पे मिलेंगे। देखो समझिए इसको, ये बच्ची सोनिया, ये लड़का जो है ये चलना शुरू किया और 12 मिनट में चक्कर पूरा कर गया। 12 मिनट में चक्कर पूरा कर जाएगा, एक चक्कर पूरा हो गया, तब सोनिया इधर कहीं होंगी, है ना भाई। इसको क्योंकि 6 मिनट और चाहिए। ये दूसरा चक्कर शुरू करता है 24 मिनट में, तब तक सोनिया का 18 मिनट में चक्कर पूरा होता है। और जब सोनिया का चक्कर पूरा हो रहा था तो ये इधर कहीं खड़ा था, ठीक है ना। अब क्या होगा, इसको 12 मिनट और लगेंगे एक चक्कर पूरा करने में, तो ये तो 36 मिनट पे यहाँ खड़ा होगा और तब तक इसके 3 चक्कर पूरे हो चुके होंगे और सोनिया के तब तक 2 चक्कर पूरे हो चुके होंगे। कितने चक्कर? 2 चक्कर। तो 36 मिनट के बाद वो पहली बार मिलेंगे और उसके बाद हर 36 मिनट के बाद वो लगातार मिलते रहेंगे। हर 36 मिनट के बाद वो लगातार मिलते रहेंगे। और आज की जो प्रश्नावली है, ये प्रश्नावली आपकी समाप्त हो गई है। हम लोग अगली प्रश्नावली जो है 1.3 वो लेकर आए हैं, आज शुरू उसका डाल देते हैं। एक सवाल आपको उसका करवाएंगे, उसके बाद ये क्लास आपकी समाप्त हो जाएगी। 1.3 प्रश्नावली। वेरी गुड।
चलिए हम लोग बात करें। देखो पहला ही क्वेश्चन दिया गया है कि सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करो √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करो √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब ऐसे में सिद्ध क्या करना है, आप हमको ये सिद्ध करना है कि एक परिमेय संख्या नहीं है। अगर हम ये सिद्ध कर पाते हैं कि ये एक परिमेय संख्या नहीं है, तो जाहिर सी बात है अगर परिमेय संख्या नहीं होगी तो फिर वो क्या होगी, फिर वो अपरिमेय संख्या ही होगी, है ना भाई। किसी पे हमें अगर मान लीजिए किसी को साबित करना था कि ये निर्दोष है या ये दोषी है। अगर निर्दोष साबित करना है तो हमें ये साबित करना होगा कि उसके ऊपर कोई दोष नहीं है ना। या अगर वो दोषी है तो हमें सिर्फ ये साबित करना होगा किसी ने ये दोष किया है, तो वो अपने आप दोषी साबित हो जाएगा। हम इसका या उसका उल्टा साबित कर सकते हैं कि ये निर्दोष नहीं है, या ये तो अगर निर्दोष है तो हम उसको ये साबित कर दें कि ये दोषी नहीं है। अगर वो दोषी नहीं होगा तो वो निर्दोष होगा। तो वैसे ही यहाँ पे हम ये अगर साबित कर पाए कि √5 जो है वो एक परिमेय संख्या नहीं है, तो ये हमारे लिए फिर आसान हो जाएगा। अब परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या ये होती है, हम ये मान के चलते हैं कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। बच्चों परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है, ऐसी संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके, वो आपकी परिमेय संख्या कहलाती है। हमने इसको ऐसे मान लिया, ठीक है। अगर ऐसे माना तो अब क्या होगा, इसको P = Q√5 लिख सकते हैं, ठीक भाई। कोई संख्या है, अगर कोई परिमेय संख्या है और हमने उसको P/Q के रूप में लिखा है, तो P बराबर वो संख्या होगी। अब हम क्या करें, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो बच्चों P² जो है वो 5 से विभाज्य होगी, क्योंकि इसके बराबर अगर दिया गया है तो इसका मतलब ये है कि ये P² 5 से विभाज्य होगा। जब P² 5 से विभाज्य होगा तो P भी 5 से विभाज्य होगा। भाई अगर P² 5 से विभाज्य है, P² 5 से विभाज्य होगा, और यदि P² 5 से विभाज्य है तो P भी 5 से विभाज्य होगा, P भी 5 से विभाज्य होगा। विभाज्य होने का मतलब भाग हो जाएगा। जब ये दोनों 5 से विभाज्य हैं तो P हम मान लेते हैं कि P = 5R है। क्या है, P = 5R है। यानी कि P जो है एक ऐसा गुणनखंड है जिसका हमने 5 कॉमन लेने के बाद कुछ बच गई संख्या। ऐसे कोई नंबर मान लिया जिसमें से 5 हमने अलग ले लिया और बाकी R बचा। अब दोनों के वर्ग करने पर, दोनों के वर्ग करेंगे तो P² = 25 R² है, 25 R² है। परंतु हम जानते हैं कि P² = 5Q² है, तो P² = 5Q² अगर हम रख दें, हम जानते हैं हम P² = 5Q², ये हम यहाँ रख देंगे, तो ये 5Q² = 25 R², तो काट देंगे तो ये आ जाएगा Q² = 5 R²। यहाँ से बच्चों जो साबित हो रहा है वो ये साबित कर रहा है कि Q² भी 5 से भाग होगा, Q² भी 5 से भाग होगा। अगर Q² भी 5 से भाग है तो Q² 5 से भाग
होगा या विभाजित होगा, एक ही बात है। तो Q भी 5 से विभाजित होगा, भाज्य होगा या भाग होगा। अब दोनों संख्याएं 5 से विभाजित हैं, जबकि ये दोनों संख्याएं P/Q जो होता है ये सहअभाज्य संख्याएं होती हैं, इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता है सिवाय एक के। यहाँ इस बात का विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, यहाँ पे इस बात का विरोधाभास हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे लिख सकते हो आप, हम जानते हैं कि P और Q के बीच एक के अलावा कोई भी गुणनखंड, कोई भी संख्या या कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं होता है, कॉमन नहीं होता है। अतः यह विरोधाभास उत्पन्न करता है, अतः यह विरोधाभास उत्पन्न करता अतः ये अपरिमेय संख्या है। क्लियर है? बिल्कुल। देखो एक बार फिर समझिए इसको। भाई हमसे ये साबित करवाना चाह रहा है वो कि सिद्ध कीजिए कि ये एक अपरिमेय संख्या है। हम इसका उल्टा सिद्ध कर दें कि ये एक परिमेय संख्या नहीं है, तो भी तो बात बन जाएगी ना हमारी। भाई किसी को साबित करना था हमें कि ये दोषी नहीं है, तो हम उसको, या ये दोषी नहीं है तो हम ऐसा साबित, या निर्दोष है, क्या है वो निर्दोष है। अगर हमें किसी को साबित करना है कि वो निर्दोष है तो हम ये साबित कर दें कि वो दोषी नहीं है, वो साबित कर दें कि वो दोषी नहीं है, तो इस बात का मतलब वो निर्दोष हो जाएगा। तो वही चीज़ है यहाँ पे भी, हमने माना कि √5 जो है वो एक परिमेय संख्या है। जो परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या की डिफिनीशन क्या है कि उसे P/Q के रूप में लिखा सकता है। हमने लिखा भी, फिर क्या किया, हमने दोनों बच्चों का वर्ग कर दिया, √ हटाने के लिए वर्ग किया तो P² और 5Q² हो गया। इसके हिसाब से ये पता चल रहा है कि ये P² जो है ये 5 का गुणनखंड है। भाई दोनों बराबर है, इसका मतलब 5 से भाग जा रहा होगा इसमें। जब P में भाग जाएगा तो Q में भी 5 से, P² में भाग जा रहा है तो P में भी 5 का भाग जाएगा। तो हमने क्या किया कि 5 के दो ऐसे गुणनखंड कर लिए जिसमें P = 5 × R, ये दो फैक्टर इसके हमने कर दिए। ठीक, अब इसको इसके बराबर लिख दिया हमने, तो P² का हमने दोनों बच्चों का वर्ग कर दिया, तो P² 25R² हो गया। अब P² का मान हमको पता है कि P² 5Q² होता है। P² जब 5Q² रखा, Q से Q काट दिया, तो Q² = 5R² हो गया, जो कि एक विरोध उत्पन्न कर रहा है। इसका मतलब ये है इस वाले 5 का कि ये Q को भी काट रहा है 5, और Q को भी काट रहा है तो Q² को काट रहा है तो Q को भी काटेगा। अगर ये Q को काट रहा है, जबकि परिमेय संख्या के बारे में हम जानते हैं कि P और Q यदि परिमेय संख्याएं हैं तो उनके बीच केवल और केवल एक कॉमन गुणनखंड होगा, और वो क्या होगा, वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल एक होगा, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे इसका विरोध उत्पन्न हो रहा है, अतः ये परिमेय संख्या नहीं है। जब ये परिमेय संख्या नहीं है तो ये परिमेय संख्या है, अतः यह परिमेय संख्या नहीं, यह अपरिमेय संख्या है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों आज की क्लास आपको कैसी लगी, आप कमेंट